सो मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कैसफुल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं अभी। कैसफुल असल में तीन तरह के बीटा डीके होते हैं। एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नेगेटिव, एक होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा पॉजिटिव में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। बीटा नेगेटिव है। बीटा पॉजिटिव में उल्टा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बना देता है। ये तीन तरह के बीटा डीके थे। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने जहां छोड़ा था उससे आगे वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट हम लिस्ट बना रहे थे। सो लास्ट क्लास तक हमने कहां तक कर लिया था मिनल? लास्ट क्या था जहां पर हमने लिस्ट कंप्लीट कर ली थी, कहां तक हो गया था? मोमेंटम हो गया। वही लिस्ट कंटिन्यू करनी है आज, कोशिश करते हैं उस लिस्ट को किसी तरह से कंप्लीट कर। सो इस तरह से हमने लिस्ट स्टार्ट करी थी। फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके बाद था एसआई और सीजीएस यूनिट। मोमेंटम तक हम कर चुके थे। 11th और 12th में ऑलमोस्ट जितनी क्वांटिटीज हैं सबकी आपको लिस्ट आनी चाहिए। सो लिस्ट कहां तक, नंबर सीक्वेंस क्या होगा ये बताओगे जरा? मोमेंटम क्या था, 5th था? मोमेंटम 4th था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम 5th था ना, ये 6th होगा। मोमेंटम के बाद नेक्स्ट देखो, फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स। मुझे कोई फोर्स का फॉर्मूला बताएगा कौन कौन है क्लास में?
आमना तुम बताओ जरा क्या फॉर्मूला है फोर्स का? आमना, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे, फोर्स का फॉर्मूला इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो मास तो है m1, एक्सेलरेशन है l1 t माइनस टू। सो कंबाइंड जो फॉर्मूला है दैट इज m1 l1 t माइनस टू। नाउ एसआई यूनिट देखो, मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी। मीनल बताओगे एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट? मीनल, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ना, मीटर पर सेकंड नहीं था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। मीटर पर सेकंड तो स्पीड था, तो ये आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी लिख सकते हैं। भाई ये क्या ये हुआ ही P20, नाम बताओ जरा अपना, मैं ठीक कर देता हूँ। सीजीएस सब लिखोगे तो केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और फिर ये पर सेकंड स्क्वायर। इन सबको कंबाइन कर कर क्या कहते हैं, कुछ पता है किसी को? न्यूटन की जगह सीजीएस में क्या यूज करते हैं? डाइन। सीजीएस जो होगी न्यूटन की जगह आप जो यूज करोगे दैट विल बी डाइन। नाउ सो गया। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेवेंथ। फोर्स के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है दैट इज वर्क डन। नेक्स्ट इज वर्क डन। भाई मैं जिससे पूछूंगा मुझे आंसर वहीं से मिले। उजैर, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ मुझे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? उजैर, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। उजैर नहीं बताएगा? आई डोंट नो। ओके, उजैर को नहीं पता। मीनल ट्राई करो जरा, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? नहीं आता? फ्रैंकली बताओ, नहीं आता मतलब, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, तो मेरा काम है पूछने का। नहीं आता तो साफ साफ बताओ नहीं आ रहा। मीनल। अच्छा, हाँ दिव्यांशी का आंसर आया। और तुम में से कोई भी ना, देखो मैं वीडियो वीडियो ऑफ करके रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग हाँ इधर उधर से देखना शुरू कर दो। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमने यहां निकाला, m1 l1 t-2। तो फोर्स की जगह आप लिख सकते हो m1 l1 t-2। और उसके बाद क्या आ रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज लेंथ विच इज l1। सो कंबाइंड हो जाएगा m1 l1 और l1 हो गया l² t-2। देखो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला आपको याद हो, मतलब ये याद होना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये लिखा हुआ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये चीज आती है, आपको ये लिखा हुआ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसकी सीजीएस यूनिट देखो, फोर्स की जो एसआई यूनिट थी, देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जगह आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? मीटर। यूनिट्स भी रटने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड कितना आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल कहते हैं। अच्छा, अब तुम में से कोई मुझे एक सीजीएस यूनिट बताएगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ कुछ लोगों को, मुझे बताना शुरू करना। हाँ मिनल बताओ जरा सीजीएस क्या होगी, यहां से ट्राई करो। केजी मीटर पर सेकंड, ये ना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से ट्राई करो। केजी की जगह सीजीएस क्या होगा मिनल? ग्राम। ग्राम आ गया। मीटर की जगह सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसको अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं, लाइक जूल की जगह क्या यूज करते हैं सीजीएस में, कुछ याद है? नो नो। अच्छा, इसको जब तुम सीजीएस में लोगे तो सीजीएस में कितना हो जाएगा? दैट वुड बी अर्क। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्क नाउ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, वर्क डन and all types of energies and all types of energies have same dimension. So अगर मैं आपसे हीट एनर्जी पूछूं, साउंड एनर्जी पूछूं, कोई भी एनर्जी लूं, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। सो अगर मैं आपसे कहता हूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ भाई कैसफिल मुझे बताओगे काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? तो मैं अनम्यूट किया हुआ है। हाफ mv स्क्वायर। इट्स हाफ एम वी स्क्वायर। एक बार यार मुझे और बता दो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हाफ का डायमेंशन फॉर्मूला? हाफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस। मास? m m1। वेलोसिटी? l स्क्वायर t minus 2। यस का स्क्वायर। सो दैट इज m1 l स्क्वायर t minus 2। SI यूनिट? जूल। CGS unit will be arc now. अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बार अनम्यूट कर दूं, अगर तुम लोगों के घरों से ज्यादा बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो ये जो छोटी बैचेस है ना, यूजुअली हम अनम्यूट करके ही रखते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं होगा तो जरा ढंग से डिस्कशन हो जाएंगे। हाँ भाई, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जूल और सीजीएस यूनिट इज अर्क। नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी के बाद लेट्स से वो तुम्हें पावर दे रहा है। पावर, ये मुझे कौन बताएगा? दिव्यांशी बताओ कि पावर का रिलेशन क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ पावर। P is equal to W upon पावर इज इट्स ratio of work done in time. Power is simply work done divided by time. This is power. So जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, आप ना जरा पूरा डायमेंशन फॉर्मूला बता दो क्या होगा? वर्क डन क्या था? So m1 l2 t minus 2. m1 l2 t minus 2 divided by time Time t. कंबाइन कितना हो गया? m1 l2 t minus 3. m1 l स्क्वायर t minus 3। नाउ पावर की कोई एसआई यूनिट रुक जाओ, तुम नहीं आमना, अब किसी और को बताने दो। उजैर, उजैर पावर की यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट। SI यूनिट, पावर इज वर्क डन बाय टाइम ना, तुम क्या लिख सकते हो? जूल डिवाइडेड बाय सेकंड्स। तो SI यूनिट हो जाएगी जूल्स पर सेकंड, और इस जूल पर सेकंड को वॉट भी कहते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं जूल पर सेकंड को अर्ग पर सेकंड। ये सीजीएस यूनिट हो जाएगी। भाई यहाँ तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? उज़ैर इतना हुआ? उज़ैर तुम क्लास में हो? ओके चलो भाई यहाँ तक लिखो, फिर और लिस्ट बनाते हैं। इतना लिखिए, फिर और लिस्ट बनाते हैं। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। कैस्पल का हो गया, दिव्यांशी हो गया, आमना, उज़ैर, आमना ने भी लिख लिया, उज़ैर उज़ैर हुआ इतना? रब करूं इसको? ओके इसके बाद अब जो हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना, ये वो क्वांटिटीज हैं जो रोटेशन में काम आती हैं। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो अब जो हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो प्रिसाइसली रोटेशनल मोशन में काम आएगी। अभी तक हमने जो क्वांटिटीज पढ़ी वो आपका सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन तक का था। लाइक चैप्टर नंबर आपके सिलेबस का 6 चैप्टर तक आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ोगे। वॉट का कोई एग्जैक्ट एक सिंगल टर्म नहीं है कैस्पल। वॉट का यही लिखना होता है, आर्क पर सेकेंड। कोई एक सिंगल टर्म नहीं है वॉट के लिए जो मैं अलग से लिख दूं। इट्स वॉट पर सेकेंड। सो रोटेशन में कहां तक हो गया था? 9 हो गई थी ना, ये 10th होगी। रोटेशन में जो पहली क्वांटिटी आती है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा अब एक चीज और देखिए, मैं आपको क्वांटिटीज की डिटेल्स इस लेवल पर नहीं दे सकता। इस हर एक क्वांटिटी के ऊपर एक चैप्टर है आपके पास। सो अगर मैं यहां एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो ये डायमेंशन फॉर्मूला पूरे साल चलता रहेगा। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं तो हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हम क्वांटिटीज को डिटेल में करें। आपको सिर्फ ये सीखना है कि अगर फॉर्मूला नोन है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे। दैट्स इट। सिर्फ आपको ये सीखना होता है कि अगर फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आपको ये हरगिज नहीं सीखना कि क्वांटिटी का मतलब क्या है, फॉर्मूला डिराइव होकर कैसे आया, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारी चीजें पूरे साल करनी है। अभी तो सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर आपको क्वांटिटी का नाम पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे। तो ये तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है mr²। चलो भाई फिर से तुम में से कुछ लोग बताओ कहां से शुरू करें। आमना से शुरू करते हैं, फिर नीचे लास्ट तक उज़ैर तक आ जाएंगे। आमना डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी से। So it will be M1. This is mass now. Okay. M1 L2 T0. m1 L²। SI यूनिट? SI unit kg meter. Kg meter square. Yeah. CGS? CGS gram centimeter square. ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो गुड। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? उज़ैर, दिव्यांशी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी दैट इज एंगुलर मोमेंटम। नॉट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, या और बेसिक एक क्वांटिटी लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये लिस्ट कंप्लीट कर दूं ताकि फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आ पाए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिव्यांशी एंगुलर, अच्छा नहीं, ये तो तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मुझे बताना पड़ेगा।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो पहले। अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, इसे मैं सॉल्व करता हूं, इसके बाद वाला दिव्यांशी का क्वेश्चन होगा। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सेंटर ऑफ द ट्रैक। एक बॉडी सर्कल पे जा रही है, यहां से लेकर यहां आ गई, तो इस बॉडी ने कुछ एंगल कवर किया होगा, दिस एंगल इज थीटा, इसे आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो इसको आप लिख सकते हैं, इट्स लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, देखो लेंथ का भी डायमेंशन फॉर्मूला L1 होगा, रेडियस का भी डायमेंशन फॉर्मूला L1 होगा, कैंसिल कर देगा L0। So your angle is a dimensionless quantity. Your angle is dimensionless. एंगल की SI यूनिट रेडियन होती है, एंगल की कोई CGS यूनिट नहीं है, डिग्री CGS यूनिट नहीं है, एंगल की कोई CGS यूनिट नहीं है, SI है विच इज रेडियन। एंगल के बाद एंगल में किसी को प्रॉब्लम? दिव्यांशी, उजैर, आमना, कोई डाउट किसी को? देखो सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, मान लो ये किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर आ गई, तो सेंटर पर ये जो रेडियस है ना, ये पहले यहां था, फिर यहां चला गया, तो इसने कुछ एंगल कवर किया, दैट एंगल इज थीटा। दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल की डेफिनेशन होती है, ये आर्क बना, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ आर्क, दिस इज डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो से आप ऐसे लिख सकते हो, L1 by L1, L1 से L1 कैंसिल हुआ, दिस इज L to the power 0. So your angle is a dimensionless quantity. Its SI unit is radian, इसकी कोई CGS यूनिट नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। चलो भाई दिव्यांशी, तुम्हारा नंबर है, मुझे बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखा हुआ है, देखो वहां से क्या डायमेंशन फॉर्मूला है थीटा का। ट्राई करो बच्चे, गलती तो होगा और क्या होगा। थीटा का एंगुलर डिस्प्लेस डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, ऊपर देखो। L0 डायमेंशनलेस था, L0। टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T1 T1 कंबाइन क्या हो जाएगा? L0 T पावर -1। अच्छा, अब मुझे यूनिट ट्राई करो, एंगल की SI यूनिट क्या है? टाइम की सेकंड। सो SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। अब हुआ ये? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसका मुझे कौन बताएगा, ये किसका नंबर है? अब दिव्यांशी के बाद कैसफल है। हाँ भाई कैसफल, बताओ जरा मुझे डायमेंशन फॉर्मूला। क्या डायमेंशन? यस, L -2, L to the power -2. ग्रेट। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज L-1 डिवाइडेड बाय टाइम इज L-1 T-, एक सेकंड, ये दिस इज L0
t minus 1 divided by t minus 1. So that is L0 t minus 2. What about SI unit? Radian Faisal? per second square. Radian per second Radian per square. second square. No CGS unit. हाँ भाई इतना हुआ सबका क्लियर है इतना? यहाँ तक क्लियर है सबका? इतना लिखिए, इसे रब करते हैं, फिर और क्वांटिटीज बची हुई हैं कुछ, आज सारी लिस्ट खत्म करेंगे। जल्दी लिखो इतना। आधा घंटा है और 20 क्वांटिटीज और हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उजैर का हो गया, आमना हो गया, खैसफुल हो गया, दिव्यांशी हो गया। डन हो गया। सो इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर तुम ढंग से सीक्वेंस देखो ना तो ये वही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में तुमने स्ट्रेट लाइन मोशन किया था। एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में तुम रोटेशनल मोशन करते चले जा रहे हो। स्ट्रेट लाइन मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट देखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा था, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन था, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं। सो यार एक नंबर क्या हो गया था, सीक्वेंस बता दो मुझे, कहां तक पहुंच गए थे? सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस 16, 15 क्या था? 13। उजैर अब तुम्हारा नंबर। एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं। एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी लिखते हैं आर क्रॉस पी। इस एरो की टेंशन मत लो, ये एरो क्या है इसकी टेंशन नहीं लिखनी। दिस इज आर इंटू पी, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। उजैर मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं, अब बताना शुरू करो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। उजैर, आर का डायमेंशन फॉर्मूला, आर इज लेंथ, मीटर। लेंथ और डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, एल एल हाँ, पी मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। मोमेंटम का तो सर एम एल डिवाइड बाई टी। हाँ, एम एल टी माइनस 1 था। कंबाइन कितना तो हो गया? एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। टी। यूनिट, आर की यूनिट मीटर, सर मीटर, यस सर। मोमेंटम मोमेंटम की यूनिट से पता नहीं सर। पता नहीं, मोमेंटम की पीछे केजी पलट के मीटर देख। पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, केजी मीटर into पर मीटर। सेकंड। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सीजीएस बता दो जल्दी से। सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर है ना? सेकंड ऐसे है सर। चलो अब एक और जल्दी से, अब कुछ दो चार मैं जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। तुम लोगों को डायमेंशंस लिखनी आ गई, अब मैं थोड़ा सा तेजी से सब लिख सकता हूँ। चलो, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और होता है, एल को आई ओमेगा भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला था m1 l स्क्वायर, ओमेगा था t माइनस 1। तो अब भी जो आ जाएगा दैट्स m1 l स्क्वायर t माइनस 1। नाउ SI यूनिट एंड CGS यूनिट विल रिमेन सेम। तो फॉर्मूला कुछ भी यूज करो, अगर क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला विल नॉट चेंज। एंगुलर मोमेंटम के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है टॉर्क। तो कोई भी इसकी टेंशन नहीं लेगा, व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एक एक चैप्टर है हर क्वांटिटी के ऊपर, बहुत डिटेल में करेंगे। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क को आप लिख सकते हैं, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, एफ इज फोर्स। सो आर इज लेंथ L1, फोर्स अभी आप लोगों ने किया था m1 L1 t माइनस 2। जब कंबाइन करोगे दिस इज m1 l स्क्वायर t माइनस 2। नाउ जब आप यूनिट लिखेंगे, फोर्स इज न्यूटन, दिस इज मीटर। सीजीएस जब आप लिखोगे तो डाइन सेंटीमीटर।
टॉर्क के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब तो रोटेशन की क्वांटिटीज हो गई। अब इसके बाद टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है। टॉर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला चेंज करने पर डायमेंशंस चेंज नहीं होती। m1l² अल्फा था t-2, so this is m1l² t-2 now। चलो, दिस वाज अबाउट रोटेशन। जल्दी से लिख लो और बताओ मुझे, इसमें किसी को कोई डाउट है? जल्दी 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 करो। उजैर, इसको लिख लो इतना। अभी तकरीबन 10 क्वांटिटीज और हैं और 30 मिनट भी नहीं है, 24 मिनट है, जल्दी से कंप्लीट करना है। उजैर ने लिख लिया, आमना ने लिख लिया, कैसफल ने लिख लिया, दिव्यांशी, दिव्यांशी कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। अगर नहीं लिखा तो मुझे बताओ, कोई बात नहीं, सब 2 मिनट वेट कर लेंगे, सबके ऐसे दिन आते हैं। स्क्रीनशॉट मत लेना वरना कुछ नहीं होकर देगा। ओके, नेक्स्ट है अब रोटेशन के बाद, अब जो आपके पास क्वांटिटीज आएंगी वो क्वांटिटीज आएंगी वेव्स एंड ऑसिलेशन। आपके पास एक चैप्टर है वेव्स एंड ऑसिलेशन। अब हम वेव्स एंड ऑसिलेशन की क्वांटिटीज देखेंगे। इसको भी ऐसे ही चलेंगे, शुरू की क्वांटिटीज कुछ आपसे करवाते हैं, फिर उसके बाद की मैं लिखता चलूंगा। सो वेव्स एंड ऑसिलेशन में भाई नंबर क्या होगा? ये क्या था? 13 6 हुई होंगी, 19 ऐसी कुछ है। ये क्या है नंबर? अरे नंबर बताओ क्या होगा सीक्वेंस? 15 हो गया। वेव्स एंड ऑसिलेशन में सबसे पहली क्वांटिटी आती है वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ वेव। The dimensional formula of wavelength is L1, SI unit is meter, CGS unit is centimeter. Wavelength के बाद जो next quantity है that is frequency. Frequency होता है 1 by time period. So it's 1 by time period क्या होगा? T1. Dimensional formula T-1. SI unit hertz होती है और second inverse. CGS में frequency नहीं लिखते। फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ एसआई में, सीजीएस में नहीं। सेकेंड इनवर्स नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आती है विच इज स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट सी इज जस्ट स्पीड। इसमें किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है। स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ करता था L1 T-1, हम उसी को यूज करेंगे। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्वांटिटी और आती है यहां पर विच इज प्लैंक कांस्टेंट। ये टफ है तो ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग करोगे। प्लैंक कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं E is equal to h nu, where h is Planck constant, nu is frequency, and this capital E is energy। यहां से h को आप लिख सकते हैं E by nu। मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर बताओ क्या होगा। इतना लिखो और मुझे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ। ये मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। फर्स्ट प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होगा। Amna, it's m1 L2 T-1। खैसफल it's m1 L2 T-3। खैसफल तुम जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, दोबारा चेक करो अपनी कैलकुलेशन। आमना ठीक कर रही है। -1।
दिव्यांशी, उजैर, गुड, चलो गुड, सबसे हो गया ये। दिस इज एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज m1 L square t minus 2, frequency is t minus 1, so ये combined होगा m1 L square minus 2 plus 1 हो जाएगा m1 L square t minus 1। इसके बाद जब आप यूनिट लिखोगे इट्स एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज जूल, फ्रीक्वेंसी इज सेकंड इनवर्स, तो इसे आप लिख सकते हैं जूल सेकंड्स। सीजीएस में हो जाएगा अर्ग सेकंड। इतना हो जाए तो बताओ, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई यहां तक सबने लिख लिया तो बताइए मुझे, आगे बढ़ते हैं। आमना का हो गया, ओके, फैसफल, दिव्यांशी, उजैर, उजैर जब इतना लिख लो तो बताना मुझे। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपके सिलेबस का एक पार्ट है विच इज बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आप सॉलिड्स की स्टडी करोगे, फ्लूइड की स्टडी करोगे, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो देखिए, नंबर क्या होगा, 19। अच्छा, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सबसे पहले स्टार्ट होता है, यहां कंसेप्ट आता है प्रेशर का। प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज है, डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस में ना बस आप पर्टिकुलर टाइप की फोर्स ले लेते हो, उसे कहते हो थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो थ्रस्ट इज अगेन नथिंग बट अ फोर्स, थ्रस्ट इज अ फोर्स और कुछ नहीं है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे, अब मुझे आप लोग बताओगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ क्वांटिटीज एक एक करके बता दो। आमना जल्दी से बताओ क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, जल्दी। प्रेशर m1 L minus 1 okay, T minus 2. good. So area is L square, huh? Yes. So the combined is m1 L minus 1 T minus 2. T minus 2. SI unit is force upon area, so that's Newton per meter square. So Newton per meter square, इसी को पास्कल भी कहते हैं। CGS unit will be dyne per centimeter square. So this is for both stress as well as pressure. स्ट्रेस और प्रेशर के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, इसे कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। It's change in configuration divided by original configuration. This is known as strain. So change in configuration by original configuration means strain कई तरह की हो सकती है। strain हो सकती है longitudinal। longitudinal strain में क्या होगा, मान लीजिए आपने एक वायर ली, length of the wire is L. This L is original configuration.
आपने इसे लेट से स्ट्रेच कर दिया, लेंथ में जो चेंज आया दैट चेंज इज डेल्टा एल. So original length is L, change में आया delta L. So this is change in configuration divided by original configuration. So it's length by length. It's L1 divided by L1, which is L0. So the strain है, that strain is a dimensionless quantity. Strain में कोई भी dimension exist नहीं करती. ये और कई तरह की strain होती है, longitudinal भी होती है, ये superficial भी होती है. सुपरफिशियल मींस एरिया में चेंज कर दिया, पहले एरिया एस था, इसको चेंज कर दिया, डेल्टा एस आ गया. चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया. एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. दिस इज अगेन एल जीरो. स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक भी होती है, वॉल्यूम डिवाइड करते हैं, बट इन ऑल केसेस it's delta V by V. This is L cube divided by L cube. This is L0. किसी की भी तरह की strain हो, strain है, that means it's dimensionless, it's unitless. किसी भी strain की कोई unit नहीं होती. तो आपसे कोई भी strain पूछ ले, that strain is dimensionless as well as unitless. यहां तक बताइए, कोई डाउट है किसी को? Okay. दिव्यांशी, कोई डाउट? इतना लिख डालो जल्दी से, फिर उसके बाद इतना लिखे. कुछ डायमेंशंस और हैं इसमें, उसको भी वाइंड अप करते हैं. तो क्या डन? ओके. आमना लिख लिया? रब करूं इसे? नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है वो आती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिंपली रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दिव्यांशी, मुझे जरा बताना शुरू करो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या था स्ट्रेस का? दिव्यांशी, स्ट्रेस अभी लिखा है. L1 था. L क्या था? 1 -1 T -2. स्ट्रेन स्ट्रेन का 0 था, L0. सो फाइनल कितना हो गया? M1 L-1 T-2. SI यूनिट SI यूनिट न्यूटन -2. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? दिस इज पास्कल्स. CGS will be dyne per centimeter square. Okay. चलो, दिव्यांशी हो गया. अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, कई तरह की हो सकती है. अलग अलग टाइप की स्ट्रेन के लिए अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. वो आपसे कहेगा यंग्स मॉडुलस,
y से रिप्रेजेंट करेंगे। बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस तब यूज करते हैं जब लेंथ चेंज होती है, बल्क मॉडुलस तब यूज करते हैं जब वॉल्यूम चेंज होता है, शेयर मॉडुलस जब शेप चेंज होता है। बट है सारी एक ही चीज, शेयर मॉडुलस को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी टर्म तुम्हें उठाकर दे दे, डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, एसआई यूनिट यही होगी, सीजीएस यूनिट यही होगी। जल्दी से लिखो इतना। अब जो डायमेंशंस आएंगी वो थोड़ा सा तुम्हें परेशान कर सकती हैं। डन। ओके, दिव्यांशी नुजैर हो गया। दिव्यांशी, हो गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटी इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे भी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, दैट इज ईटा ए dv over dx। तो यहां से आप लिख सकते हो ये जो ईटा होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आ जाएगा f dx divided by a dv। f is force, a is area, dx is length, dv is velocity, change in velocity। दिव्यांशी हो गया था खैसफुल। चलो भाई खैसफुल शुरू कर दो, बताना शुरू करो। म्यूट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यस कैजुअल डायमेंशन फॉर्मूला मुझे एक एक करके बताते चले जाओ, सबका डिराइव हो जाएगा। कैजुअल, हेलो कैजुअल, ओके सो ओके आंसर आ गया इसका m1 l-1 t-1। सो फोर्स इज m1 l1 t-2, dx is length, length is l1, a is area, area is l square, dv is velocity l1 t-। जब कंबाइन करेंगे सो दिस इज m1, l देखो क्या हो गया 1 + 1 -2 -1 t-2 -1 ऊपर चला गया +1। सो द कंबाइंड इज m1 l-1 t-1। कैजुअल यूनिट बताओ, एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट क्या होगी? kg per न्यूटन, लेंथ इज मीटर, तो नेटवर्क क्वेश्चन मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। न्यूटन की टर्म्स में ले लो, इतना ब्रेक मत करो। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड्स। इसे लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड्स। सीजीएस हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड्स। भाई यहां तक बताओ सबको हुआ क्लियर? आमना, दिव्यांशी, उजैर? सर जी यस। dv और डेल्टा v सेम है सर? हाँ डीवी नो 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 डिफरेंस है।
है तो दोनों चेंज, बट डीवी का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। लाइक अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वेलोसिटी में चेंज बहुत ही माइन्यूट चेंज है, देन दैट इज डीवी। अगर फाइनाइट चेंज है 2 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो वो डेल्टा वी है। जब हम कैलकुलस करेंगे ना एज पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तब आपको मैथमेटिकली डिफरेंस समझ में आएगा, व्हाट इज डिफरेंस हाँ बिटवीन डीवी एंड डेल्टा वी। बट फॉर दिस सेक ऑफ डायमेंशंस सेम है, डायमेंशन सेम होगी डीवी डेल्टा वी दोनों से। आमना दिव्यांशी का हो गया। उजैर समझ में आया, ये रिपीट करना है भाई। इसमें हम बैच बहुत छोटी लेकर चलते हैं, 7-8 स्टूडेंट्स से ऊपर की बैच साइज नहीं होता। तो नहीं समझ में आया पूछो, ये वो नहीं होने वाला कि तुम 50 की बैच में हो गए कि पूछ भी नहीं सकते। डन हो गया। ये डायमेंशंस याद रखना, ये स्कूल एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेता है। कैसुअल तुम्हारा एम क्या था, नीट या जेई? दोनों सर जी। भाई दोनों कैसे दे देगा? कोई एक चीज बच्चे, किसी एक पर फोकस करके चलो। होता है तुम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के सामने पेपर रखो, फोकस करो तो पेपर जल जाता है। फोकस हाँ नहीं जी। करोगे तो तुम 10 कॉन्वेक्स लेंस भी ले लो, वो पेपर नहीं जलने वाला। कोई एक एम लेके चलो, 2 साल फोकस करो, हो जाएगा। 2 कश्तियों में चलोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। ओके सर। तो एक चीज तुम्हें देखनी होगी, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा है, क्योंकि दोनों में अपनी डेप्थ है। लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इट्स मोर और लेस कॉमन, बस जेई एडवांस में थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाना होता है। लेकिन बायो एंड मैथ्स ये 2 वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के साथ तुम एक साथ नहीं चल सकते। पढ़ सकते हैं दोनों, लेकिन होगा ये किसी एक में डेप्थ में जाओगे, दूसरा ऊपर ऊपर से लेके जाओगे। सो ये टाइम होता है यहाँ से बहुत क्लियर होना चाहिए तुम्हें कि जाना कहाँ है। और जहां तक तुमसे मुझे समझ में आया है, तुम्हें चीजें पता है, तुम अवेयर हो कि कहाँ से कैसे चीजें आती हैं। मतलब तुम गूगल बहुत करते हो, तो ये डिसीजन में तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एक क्या चीज करनी है। सो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी ट्यूसडे, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें लेना क्या है एक चीज। ठीक है? ठीक है सर। ओके सो इसके बाद एक और चीज आती है विच इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उजैर बचा हुआ बैठा है, उजैर बताएगा। उजैर, सरफेस टेंशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। चलो उजैर शुरू हो जाओ, डायमेंशन फॉर्मूला। उजैर उजैर ऑडियो तुम्हारी नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। चलो तुम्हारी जगह मैं कर देता हूँ। m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय लेंथ इज l1। तो l1 से l1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज m1 t-2। SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, CGS इज डाइन पर सेंटीमीटर। सो दिस इज इट। आज का टाइम गया, बस इतना ही, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई इतना लिख लो, आज क्लास होगा, ट्यूसडे इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। इतना लिख लिया? ओके सो इसे यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। मंडे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। चलो कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उजैर, जस्ट 10 और 12 मोर, 10 और 12। ये अच्छा है कि इस लिस्ट से ना एटलीस्ट तुम्हें पूरे सिलेबस का आइडिया हो जाता है कि आगे तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़नी है। शुरू में थोड़ा सा स्लो रहता है, उसके बाद एकदम से भागेंगे तेजी से। चलो भाई आज इतना ही, क्लास ओवर। कैसुअल और कोई डाउट है तुम्हारा?
हाँ कैसुअल बताओ। प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को कैसे बना सकता है सर जी, वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा देखो, असल में तुम्हें इसके लिए ना एक ब्रांच होती है न्यूक्लियर फिजिक्स की, जिसे कहते हैं क्रोमोडायनामिक्स, जो बेसिकली इन एलिस, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके भी सब पार्टिकल्स के साथ डील करता है। ये जो प्रोटॉन है ना, तुमने पढ़ा होगा दैट प्रोटॉन इज इंडिविजिबल, बट प्रोटॉन इंडिविजिबल नहीं है। प्रोटॉन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्वार्क्स में। प्रोटॉन को आप फर्दर क्वार्क्स में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को भी आप 3 क्वार्क में डिवाइड कर सकते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्जन का मतलब सिर्फ इतना है कि क्वार्क जो है ना, क्वार्क का फ्लेवर चेंज हो जाता है, मींस क्वार्क, टाइप ऑफ क्वार्क बदल जाता है। जरा सा टाइप ऑफ क्वार्क बदला तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चला जाएगा। जैसे अगर तुम्हें मास नंबर, एटॉमिक नंबर का आइडिया है कैसफुल थोड़ा सा? हाँ जी है। कैसफुल, हाँ। हाँ जी है, यस। तो जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये प्रोटॉन क्या करता है, बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 0, प्लस एक पॉजिट्रॉन आता है। पॉजिट्रॉन का मास नंबर 0, एटॉमिक नंबर +1। दिस इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इट्स नॉट प्रोटॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस एक न्यूट्रिनो निकल जाता है। तो देखो मास नंबर यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 था, यहाँ भी 1 है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों कैसे हैं, कंजर्व्ड। अगर मास नंबर एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड तो रिएक्शन हो सकता है। तो ये वो रिएक्शन है जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और बेसिक लेवल पर ये हो रहा है, इसमें कुछ टाइप ऑफ क्वार्क्स होते हैं, उन क्वार्क्स का फ्लेवर बदल जाता है। फ्लेवर का मतलब है टाइप ऑफ क्वार्क। प्रोटॉन वाला क्वार्क न्यूट्रॉन वाले क्वार्क में कन्वर्ट होने लगता है, दैट्स क्रोमोडायनामिक्स। अब ये जो कन्वर्जन है ना, ये मैं फिजिकली नहीं समझा सकता। लाइक ये ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स हो या चार्ज हो। फ्लेवर्स एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊं। फ्लेवर्स आर मैथमेटिकल क्वांटिटीज। सो दीज कन्वर्जन्स आर मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू होता है। मतलब ये ग्रेजुएशन तक नहीं करते, ये मास्टर्स में आता है। मास्टर्स इन फिजिक्स से बात करते हैं तब जाके ये चीजें डिस्कस कर रहा होता है। बट ऊपर ऊपर से यही है कि क्वार्क्स का फ्लेवर चेंज होता है। ऐसे ही जब न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन का मास नंबर 0, एटॉमिक नंबर 1, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो, ताकि मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों कंजर्व्ड रहे। देख रहे हैं, मास सॉरी 1 0, मास नंबर कंजर्व्ड है, एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड है। और ये होता क्यों है, कुछ अंदाजा है तुम्हें ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक न्यूक्लियस में अनस्टेबलाइजेशन इन न्यूक्लियस। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है ना, वो रेडियो एक्टिव सैंपल इज अनस्टेबल। वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबल होने के लिए उसे एलिमेंट ही चेंज करना होगा। एलिमेंट चेंज होने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि यूरेनियम है, यूरेनियम किसी और में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वो किसी और में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, जब तक फाइनली स्टेबल लिथियम जैसा या कुछ स्टेबल एलिमेंट ना बनना शुरू हो जाए, लेड ना बन जाए, कुछ स्टेबल एलिमेंट तक आने की कोशिश करेगा। अब वो कन्वर्जन कौन सा, कब कौन सा कन्वर्जन होगा, वो डिपेंड करता है एनर्जेटिकली कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा उस इंस्टेंट पर। यूजुअली ये वाला जो डिके है, बीटा नेगेटिव डिके, ये सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी होती है, उससे कम इसकी होती है। सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर ले लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब है, भाई एटम में होता है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, होता है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ऐसा होता है कि कभी कभी न्यूक्लियस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की वजह से होता है सर जी, मैक्सवेल्स। राइट, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होंगे, दीज चार्ज पार्टिकल्स विल एमिट एनर्जी। बट ये जो ये जो मैक्सवेल्स जो थ्योरी थी ना,
वो क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए वैलिड थी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं। इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल पार्टिकल्स नहीं है, दे आर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते। दैट वाज द इशू जो बोर्स मॉडल आया था। बोर्स मॉडल जो ठीक था उसकी वजह यही थी। तुमने पढ़ा पर था ना ये रदरफोर्ड? नहीं हो सकता सर जी, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना सर जी, न्यूक्लियस के साथ चारों तरफ, तो फिर अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा तो फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके इलेक्ट्रॉन को आने से बचा सकता है ना सर। तो जरा सोचो, पहली चीज, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। इट्स अ मिसकंसेप्शन। Centripetal and centrifugal are not action and reaction. The reason is action and reaction कहाँ act करते हैं? Different bodies पर। Different bodies। लेकिन खुद देखो, सेंट्रीपिटल भी इलेक्ट्रॉन पर ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है, और सेंट्रीफ्यूगल भी इलेक्ट्रॉन पर। एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पर कैसे काम कर सकते हैं? सो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। Centrifugal is basically a pseudo force. Yes. Pseudo force means ये रियल में एग्जिस्ट Not नहीं है। real। प्रॉब्लम ये है कि हम ना जब भी सोचते हैं, हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग सोचते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे मोशन नहीं होगा। ये बचपन से सुनते सुनते ना ये चीज दिमाग में बैठ गई है कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। बट जरूरी नहीं है। दिस इज न्यूटन्स मैकेनिक्स। ऐसा हो सकता है, और न्यूटन्स मैकेनिक्स वैलिड है सिर्फ उस फ्रेम में जो फ्रेम रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में। हाँ, इनर्शियल फ्रेम, एग्जैक्टली। अगर एक फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, दैट फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट विदाउट अप्लाइंग फोर्स बॉडी मूव करता है। द बेस्ट एग्जांपल इज, इसका जो एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल का, अगर मैं आपको किसी राइड में बिठा दूं जो राइड रोटेट करती है, क्या होता है? बाहर की तरफ फोर्स मिलती है? सर जी राइट मतलब राइड कोई राइड हो, अगर कोई झूला है जो अच्छा घूमता है ना, झूला। हाँ, कोई राइड है जो रोटेट कर रही है, उसमें अगर मैं आपको बिठा दूं तो फोर्स होता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी। अगर तुम किसी चीज में बैठकर घूमना शुरू कर दो तो तुम्हें बाहर की तरफ एक फोर्स होगी जो बाहर लेकर जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में सर जी घूमना? कौन सी डायरेक्शन में घूमना? कैसी भी रोटेट कर दो, बस रोटेट करो। जैसे फैन। अच्छा, ले में तो फैन होते ही नहीं है, मैं फैन का एग्जांपल दे ही नहीं सकता। जैसे ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ओके, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को रख दूंगा ना, तो जैसे ही मोबाइल को रोटेट करूंगा ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाएगी। यस, हाँ जी, होता है। अब बाहर इसे लेकर कौन जा रहा है? कौन है जो बाहर फोर्स अप्लाई कर रहा है? स्यूडो फोर्स। हाँ, सो अब सर प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं फोर्स बाहर लग रही है, मतलब क्यों लग रही है? हो सकता है बिना फोर्स की बॉडी मूव कर रही हो। ये तो न्यूटन्स लॉ तो सिर्फ इनर्शियल में है ना, कि इनर्शियल में बिना फोर्स के बॉडी मूव नहीं करेगी, बट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम बॉडी मूव कर सकती है विदाउट एनी फोर्स। अब प्रॉब्लम ये आती है कि न्यूटन का लॉ नॉन इनर्शियल के लिए था ही नहीं, न्यूटन ने दिया था इनर्शियल में। तुम जबरदस्ती नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो, तो वो जबरदस्ती नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए तुम लेकर आते हुए कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, वर्चुअल फोर्स जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, just to make your equations valid in non-inertial frames. There are many methods like Lagrangian mechanics, Hamiltonian mechanics, जहां pseudo force की जरूरत ही नहीं है. This is Newtonian mechanics जहां पर restriction है ना, न्यूटन ने लिखा था inertial के लिए, वो बेचारा कह के गया प्रिंसिपिया के अंदर कि inertial में अप्लाई करो, inertial में अप्लाई करो। तुम कह रहे हो नॉन इनर्शियल में अप्लाई करो, ठीक है, नॉन इनर्शियल में अप्लाई करना है तो एक वर्चुअल फोर्स ले लो। वो स्यूडो फोर्स वाला एग्जांपल ये भी हो सकता है सर जी, बस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को टांगा दो तो ऐसे अगर बस आगे जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट को अचानक पीछे आता है, पीछे आएगा। राइट। वो कहाँ से आया? वो उसका एक्सचेंज पार्टिकल, एयर का एक्सचेंज पार्टिकल। ना, दैट्स नॉट ग्रेविटी, दैट्स नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स। पीछे जा रही है ना, क्योंकि तुम्हारा फ्रेम एक्सेलरेटिंग हो गया, बस तुम्हारी एक्सेलरेट कर रही है। अगर बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता है तो कहीं नहीं जाएगा, वैसे ही रहेगा। सही वहां पर करेगा तब जाकर वो पीछे जाएगा। तो वो नॉन इनर्शियल हो गया ना एक्सेलरेट करते ही, तो वो सूडो फोर्स उसे पीछे लेके जा रही है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये रिवॉल्व करता है
ये रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन थी, जो एक्चुअल में लिमिटेशन थी नहीं। वो तो उस वक्त तक क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप नहीं हुई थी, लोग सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स जानते थे, तो लोगों ने कहा नहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी लूज करेगा, जाकर गिर जाएगा। बोर आया, बोर ने कोई नई चीज थोड़ी ना कही, बोर ने भी यही कहा भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। बस बोर की किस्मत अच्छी थी कि बोर जब आया था तो अर्ली क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो गई थी। क्वांटम In fact, Bohr was the developer of quantum mechanics, among the developers of quantum mechanics. जो initial जो quantum mechanics develop हो रही थी, उन developers में से एक बोर भी था। So बोर को भी पता था कि electrons are not classical objects, they are quantum mechanical objects. So जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो ना एनर्जी गेन करेंगे ना लूज करनी है, वो एनर्जी उनकी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है, not at quantum mechanical objects. है। ओके सर। Clear? चलो, so हम थे कहाँ, क्वार्क से कहाँ आ गए थे? सो ये इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कभी कभी न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूक्लियस जैसे ही एब्जॉर्ब करता है ना, ये इसको रेडियो एक्टिव बना देता है। अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वो एलिमेंट, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और रेडियो एक्टिव होते ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर का रिएक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर जाता है और न्यूट्रॉन बना देता है और एक न्यूट्रिनो बना देता है, खत्म हो जाता है। That's electron capture. सबसे कम प्रोबेबिलिटी इसकी होती है, बट इट डू हैपेंस इन नेचर। चलो कैसवेल, ट्यूसडे तक का तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें करना है क्या है ना। जेई और नीट कोई एक चीज, दो एक साथ नहीं होता। सर ऐसा नहीं हो सकता सर, दोनों मतलब वो क्या बोलते हैं, दोनों दोनों को लेकर कॉलेज में भी नहीं पढ़ सकते सर जी। कैसवेल, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, मतलब यहाँ से ना तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट इंडिया में ये काम नहीं कर सकते, मास्टर्स में इंटरडिसिप्लिनरी बहुत कोर्सेज होते हैं, बट एटलीस्ट अभी के लिए ना तुम्हें अगर दोनों में इंटरेस्ट है, मैथ्स में एंड बायोलॉजी में, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम किसी एक चीज को अपना मेन रखो, इधर पीसीएम और पीसीबी, किसी एक को मेन रखो, जेई या नीट। दूसरा सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट रखो, अच्छा है, नॉलेज होनी चाहिए। मे बी जब तुम ग्रेजुएशन कर लो तब तुम्हारे पास इंटरडिसिप्लिनरी के बहुत ऑप्शंस होंगे, जम कर जाओ, कुछ कर लो। लेकिन अभी एटलीस्ट अगर इंडिया में तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें ये डिसाइड करके चलना होगा कि पीसीएम या पीसीबी। इंडिया में जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो या तो जेई से मिलते हैं या वो कॉलेजेस नीट के थ्रू मिलते हैं। दैट्स इट, दैट्स रियलिटी। इट्स अनफॉर्चुनेट कि कोई ये नहीं देखता कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी थी, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे थे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके इन दोनों में से कौन सा एंट्रेंस आपने क्रैक किया हुआ है, बाकी सारी चीजें इसके बाद है। एंड इट्स वेरी टफ। मतलब एटलीस्ट तुम्हारे लिए, तुम ले में हो तो ज्योग्राफी की वजह से कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, तो इस जेई को क्रैक करना तुम्हारे लिए फिर भी कंपेरेटिव आसान काम है। अगर तुम 2 साल ठीक से काम कर जाओ तो तुम आईटी क्रैक कर जाओगे। तुम कौन से स्कूल में हो, बॉयज स्कूल में हो, किस में हो? कैसफुल? मैं मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल। हेलो सर जी, आवाज आ रही है सर जी? हाँ हेलो आवाज आ रही है, मुझे हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप अपनी वीडियो ऑफ कर हेलो। दीजिए। हाँ, आप, आवाज आ रही है मुझे आपकी, आप अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका इंटरनेट ज्यादा कंज्यूम होता है फिर। 10th तक मैं लैम्बडन में था। अच्छा, 10 तक उसके आप बाद लामडन में थे। उसके बाद मैंने बॉयज स्कूल ज्वाइन कर लिया। मैंने नहीं सर, मंथ में लैम्बडन नहीं पढ़ा मैं। मेरे पापा ने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लिख
के कैसफुल, चलने के तुम्हारी लिए बोला था, पर मुझे आवाज नहीं आ दोनों में रही है इंटरेस्ट है, तो फिर सेम ही मिलता था। तो मतलब तुम्हारी आवाज ऐसा तुम्हारी आवाज ऐसा बहुत हुआ कट था। रही है कैसफुल, एक बार और बताओगे मुझे? तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। ठीक है सर। मैंने एक मंथ लंदन में नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेके पढ़ा सर जी मैं। फिर ओके फिर मुझे लगा कि मुझे हिंदी हाँ वहाँ पर होता था मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी सर। ओके हिंदी सर जी। पर ओके मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर मैंने सोचा बायोलॉजी को लेके चलना। तो मैंने देखा मेडिकल और नॉन मेडिकल कॉम्बिनेशन किस किस स्कूल में है, मैंने देखा सर्च किया, तो फिर मुझे पता चला सिर्फ वॉइस बॉयज स्कूल। हायर सेकेंडरी में वही कॉम्बिनेशन है बोल के। फिर तब तक तो जून हो रहा था और तब तक क्लोज हो चुका था, तो फिर मैं एक साल ड्रॉप किया। फिर इसी साल मार्च में मैंने बॉयज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेके अभी तक मैंने स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया है। हाँ स्कूल्स तो ऑफ ही हो गए, शुरू ही नहीं हुआ कुछ। हाँ ओके जी सर, वहीं से ज्वाइन किया था। तो तुम ना कैसफुल किसी एक चीज को, मतलब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें जाना कहाँ है, इंजीनियरिंग साइड या मेडिकल साइड, पीसीएम और पीसीबी, वो तुम्हारा मेन होगा, दूसरा तुम्हारा साइड होगा। ज्यादातर तो मुझे पहले से ही लगता था, क्योंकि मैंने बिना तुम्हारी आवाज टीचर या वीडियो के आरडी लाइंस 33 चैप्टर रहता है। हेलो सर जी, आ रही है आवाज? तुम्हारी आवाज फिर कट रही है। मैंने इस फ्री ईयर में मैंने हम्म फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, ज्यादा मैंने मैथ्स को लिया। मैथ्स का हम्म आर डी शर्मा में 33 चैप्टर्स होते हैं। 33 हम्म चैप्टर्स में 27 तक मैंने खुद कर, फिर मैंने खुद सोचा कि मुझे बायोलॉजी से अच्छा मैथ्स आ रहा है, इसलिए मेन तो मेरा अच्छा मैथ्स ही रहेगा। तो फिर मेन तो ये रखो, पीसीएम रखो, बायो है तुम्हारे पास, फोर्थ सब्जेक्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट सर्व करेगी। ठीक है सर। लेकिन टारगेट होना चाहिए, पता हो ना कि कहाँ जाना है। मैं खुद सोचो ना, घर से बाहर निकले और एग्जैक्ट पता ही ना हो कि किस रास्ते पे जाना है, तो घूमते रह जाएंगे। ऑलरेडी एक साल खराब हो चुका है। हाँ खराब मेरे सब लोग कहते हैं खराब हो चुका है, पर मैं मुझे लगता है खराब नहीं हुआ है सर जी। अच्छा, तुम्हें लगता है खराब नहीं हुआ है? इंटरेस्ट नहीं चल है सर जी, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में दोनों में इंटरेस्ट है। अच्छा, नहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, कि तुम्हारा जो एक साल था ना वो बचना चाहिए था। चलो जो गया उसमें तुमने कुछ तो हार्ड वर्क किया होगा, वो फायदा है। लेकिन अब तुम इसको टारगेट बना के चलो कि 2 साल के अंदर अगर तुम पीसीएम अपना लेके चल रहे हो तो तुम्हें जेई क्रैक करना है, ढंग की रैंक से। जी। और वो रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए होता है सर जी? वो डिपेंड करता है तुम किस स्ट्रीम में करना चाहते हो, वो सारे रास्ते ना जेई क्रैक करने के बाद होंगे। कैसे? अच्छा, सारे ओ- रास्ते जेई क्रैक करने के बाद, जेई जितनी अच्छी रैंक से क्रैक करोगे, इफ यू आर इन फर्स्ट ऑफ 100 रैंकर्स, तो सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुले हुए होंगे। सारे ऑप्शंस, रिसर्च, बीटेक, बीएससी, हर चीज। तो अपना सिर्फ टारगेट बनाओ जेई। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।